नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन की सभी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लेक्चर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम कहानी कथन विधि, विचार विमर्श / वार्तालाप विधि, खेल विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोजना विधि / प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि / भाषण विधि, खोज विधि / अन्वेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। इस लेक्चर में हमने शिक्षण विधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है। तो लेक्चर में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। करते हैं सबसे पहली विधि कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी इस विधि का प्रयोग विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान यानी पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय के किसी खास प्रकरण को पढ़ाने के लिए करते हैं, क्योंकि सभी प्रकरण को कहानी के माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कहानी एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी प्रकरण को रुचिपूर्ण तरीके से सुनते हैं और उसके बाद उसे लंबे समय तक याद रखते हैं, क्योंकि कहानियां रुचिपूर्ण होती है और वे लंबे समय तक स्थायी रहती है। इस विधि के माध्यम से बच्चों को तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का ज्ञान कराया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए यह एक प्रभावशाली विधि है। कहानी कक्षा प्रबंधन के लिए बहुत ही कम सहायक होती है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हम संपूर्ण विषय और संपूर्ण विषय के संपूर्ण प्रकरणों को नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पर यह कक्षा प्रबंधन के लिए उतनी सहायक सिद्ध नहीं होती है। प्राथमिक स्तर पर EWS की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कविता, कहानी और अभिनय को शामिल करने का जो मुख्य कारण है विषय को रुचिपूर्ण बनाना और प्रत्येक विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए तैयार करना। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए मनोरंजक और खेल संबंधी गतिविधियां बेहद आवश्यक है, और इसीलिए यहाँ पर ये वाली जो विधि है कहानी कथन विधि, ये प्राथमिक स्तर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके माध्यम से विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि कहानियाँ होती है वो काल्पनिक होती है और कल्पनाओं के माध्यम से बच्चों में हम काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन का विकास कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण विधि है विचार विमर्श विधि अर्थात वार्तालाप विधि। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि विचार और वार्तालाप यानी जब बच्चे और अध्यापक एक दूसरे के सामने डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, तो दोनों एक्टिव होकर के उस कार्य को, उस विषय वस्तु को सीख सकेंगे। तो यहाँ पर यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में संप्रेषण होता है जो ज्ञानार्जन में सहायक होता है। बड़ी कक्षाएं जैसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में वार्तालाप को विचार विमर्श के रूप में अपनाकर विद्यार्थियों में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है। अब बात करते हैं विचार विमर्श या फिर वार्तालाप विधि के पद या सोपान की। तो यहाँ पर इसका जो पहला चरण है, पहला सोपान है, वो विषय वस्तु का चयन। उसके बाद हम विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, चयनित विषय का उपयुक्त युक्तियों द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी उसके बाद हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। आंकड़ों का विद्यार्थियों के द्वारा संग्रहण किया जाता है, जितने भी डेटा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं विद्यार्थियों के द्वारा उनको कलेक्शन कर लिया जाता है, उनका मस्तिष्क में संग्रहण कर लिया जाता है। सामाजिक वातावरण में विचार विमर्श का संचालन करना, निष्कर्ष एवं मूल्यांकन और उस पुनरावलोकन सात संप्रेक्ष की पुनरावृत्ति। लास्ट में आता है गृह कार्य। ये सभी विचार विमर्श और वार्तालाप विधि के सोपान है, तो इन सभी को आप दिमाग में रखिए। वार्तालाप विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो डेवलप होती है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल का विकास होता है। EVS की अगली महत्वपूर्ण विधि खेल विधि यानी प्ले वे मेथड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण विधि होने वाली है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। यहाँ पर जो विषय वस्तु का ज्ञान है वो शिक्षक खेल के माध्यम से देता है। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक संभवतः वे पहले व्यक्ति थे जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया। यानी वर्तमान में बात करें तो आधुनिक युग में इसके जो खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके समर्थक माने जाते हैं, हेनरी कॉल्डवेल कुक है। इस विधि का नाम किंडरगार्टन पद्धति है, जिसमें बच्चों को खेल, गीतों एवं उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। अन्य खेल विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार की खेल विधियां हैं, जैसे यहाँ पर हमने दे रखी है मॉन्टेसरी पद्धति। यह विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा विकसित की गई थी। बालकों को खेलते हुए अक्षर, अंकगणित, रेखा गणित इत्यादि विषय का ज्ञान आसानी से करवाया जा सकता है। यानी अन्य खेल विधि की बात करते हैं तो ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो आर्मस्ट्रांग है। बच्चे
शिक्षक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान का अर्जन करते हैं। विद्यार्थी स्वयं खोज करके यानी स्वयं की तर्क शक्ति और विचार शक्ति के आधार पर समस्या का समाधान निकालते हैं, हल निकालते हैं। अगली खेल विधि प्रोजेक्ट पद्धति। इसके तहत मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी सुनना इत्यादि शामिल है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए यह विधि काफी प्रभावशाली है। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि। अगली खेल विधि डाल्टन पद्धति। यह पद्धति कुमारी हेलन पारखास्ट के द्वारा विकसित की गई थी। इसमें बच्चों के ऊपर समय सारणी, कक्षा के नियमों और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा जैसा किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है। यानी इन सभी बंधनों से, इन सभी कार्यों से छात्र मुक्त रहते हैं। अब बात करते हैं खेल विधि के गुण और दोष के बारे में। तो छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है और छात्रों का खेल में मन लगा रहता है। यानी खेल के माध्यम से छात्र जब भी सीखते हैं वो अधिक रुचि से सीखते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक स्थायी होगा। इस विधि के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोष की बात करें तो इसमें बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है। यानी CWSN जो चाइल्ड होते हैं उनमें कुछ समस्याएं होती है, फिजिकली समस्याएं होती है। उनकी वजह से ये खेल विधि उन छात्रों के लिए निरर्थक साबित होती है। विधि की बात करें, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करें तो वह विधि है पाठ्यपुस्तक विधि यानी टेक्स्ट बुक मेथड। इस विधि के बारे में कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। तो यह सबसे प्राचीन विधि है, यानी ये एक ट्रेडिशनल विधि है, पारंपरिक विधि आप कह सकते हो, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या की संपूर्ण विषय वस्तु के अनुसार कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा जो पाठ्यक्रम होता है उनके लिए यह विधि काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकों में बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न करेंगे और खोज करने का उनको मौका मिलेगा तो वह अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सकेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परिभाषाएं और अमूर्त अवधारणाएं जो कि काल्पनिक होती है, जो छोटे स्तर के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहती है, क्योंकि उनके मानसिक स्तर के यह अनुकूल नहीं होती है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए यह विधि जटिल बन जाती है। शिक्षा शास्त्र में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता से स्वीकार किया जाता है। पाठ्य पुस्तकीय जो ज्ञान होता है विशेष रूप से रटन पद्धति पर आधारित होता है और छात्र इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, अधिक रुचि नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर यह विधि इस क्षेत्र में निरर्थक साबित हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करते हैं तो वह विधि है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से संपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में छात्रों में रुचि भी बनी रहती है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। इस विधि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि में प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया जाता है, जिसकी सफलता का पूरा श्रेय एक शिक्षक को जाता है। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। बच्चे एक्टिव होकर के उन प्रश्नों को सीखते हैं और एक्टिव होकर के जिज्ञासु बनकर के उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए चित्र, चार्ट और मॉडल अथवा अन्य सहायक सामग्री की सहायता ली जाए, बल्कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी भी पाठ को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन का विकास किया जा सकता है। बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा का प्रारंभ कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछते हुए करती है ताकि उनके चिंतन को उद्दीप्त किया जा सके, उनमें उत्सुकता जगे और प्रकरण को संदर्भ परक बनाया जा सके। इसके माध्यम से उनका चिंतन सीमित नहीं होता है, बल्कि उनमें चिंतन शक्ति का विकास होता है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के और लड़कियों के अलग अलग समूह न हो। सभी प्रतिभागी बल्कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग अनिवार्य रूप से हो। और इस विधि में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि प्रश्न का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। लंबे प्रश्न पूछेंगे, जटिल प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे में छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। ईवीएस की अगली महत्वपूर्ण विधि है फील्ड ट्रिप यानी भ्रमण विधि। इस विधि को पर्यटन विधि या फिर सरस्वती यात्रा विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट ले जाया जाता है। कुछ ऐसे प्रकरण भी होते हैं जिनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि दूरदर्शन केंद्र, रेडियो स्टेशन, बिजली घर और विभिन्न कल कारखाने, प्रदूषित नदी, आसपास के प्रवाह, पार्क, चिड़ियाघर, खेत। ये ऐसे चैप्टर होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए भ्रमण विधि के माध्यम से सिखाया जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और ऐसे में जो विषय वस्तु होगी वो अधिक आसान हो जाएगी और जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक स्थायी होगा। भ्रमण से छोटे बच्चों को बहुत अधिक लाभ होता है।
उन्हें कक्षा से वास्तविक संसार की ओर ले जाया जाता है। भ्रमण विधि की योजना, तो भ्रमण विधि के माध्यम से सिखाएंगे तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके कुछ सोपान दे रखे हैं। भ्रमण स्थल का चुनाव, सबसे पहले हम भ्रमण के लिए किसी एक निर्धारित स्थान का चुनाव करेंगे, उसके बाद भ्रमण की तैयारी करेंगे, उसके बाद आवश्यक सामग्री, यानी भ्रमण के लिए जाएंगे तो जो भी आवश्यक सामग्री होगी उनको हम बैग में डाल के लेके जाएंगे। पर्यटन का मूल्यांकन, और जब भ्रमण कर लेंगे उसके बाद हम उनका मूल्यांकन करेंगे। इस विधि में छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि छात्र यहाँ पर हर विषय वस्तु को देख करके, आंखों से देख करके सीखता है। तो ऐसे में जो ज्ञान प्राप्त होगा वह अधिक स्थायी होगा। भ्रमण विधि के बाद ईडब्ल्यूएस की जो अगली महत्वपूर्ण विधि है वह है परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ। विधि के प्रणेता जॉन डीवी को माना जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक महोदय ने किया है, अर्थात इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वह किलपैट्रिक माने जाते हैं। इस विधि में संपूर्ण कार्य, जो भी बच्चों को कार्य दिया जाता है वो एक निर्धारित योजना बना करके उसके तहत किया जाता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए छात्र अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है और उसके बाद उस समस्या का हल निकाल लेता है। परियोजना विधि के संदर्भ में किलपैट्रिक की यह परिभाषा लगभग सभी ने सुनी होगी। यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है और इस परिभाषा के माध्यम से उन्होंने प्रोजेक्ट विधि को स्पष्ट कराने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। अब बात करते हैं परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के गुण। इस विधि में क्रियात्मक और सृजन शक्ति का विकास होता है। इसमें छात्रों में निरीक्षण, तर्क और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। की बात करें तो इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी परियोजना बना करके हम हर पाठ को नहीं पढ़ा सकते। अगर हर पाठ को परियोजना बना करके पढ़ने लग गए तो इतना अधिक समय लगेगा कि 10 साल में भी उसका सिलेबस पूरा नहीं हो सकेगा। अगली विधि की बात करते हैं व्याख्यान विधि या फिर भाषण विधि, जिसे इंग्लिश में स्पीच या लेक्चर मेथड के नाम से जाना जाता है। इस विधि का उपयोग बड़ी कक्षाओं से लेकर के छोटी कक्षा तक किया जाता है। इस विधि में समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से संपूर्ण पाठ को पढ़ा देते हैं और छात्र मात्र सुनते जाते हैं। तथ्यात्मक सूचना, संप्रेषण एवं समूह में शिक्षा देने की यह सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, किंतु इसमें स्वतंत्र चिंतन और मौलिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं करते हैं, मात्र श्रोता ही रह जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयुक्त तो है, लेकिन छात्रों के हित में यह विधि निरर्थक साबित होती है, क्योंकि बच्चे इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं और लंबे पाठों को व्याख्यान के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे विषय से दूर हटने लग जाते हैं, उनकी रुचि हट जाती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करते हैं आगमन विधि की चर्चा हमने हिंदी की जो शिक्षण विधियां है और इसके अलावा गणित की जो शिक्षण विधियां वहां पर कर लिया है। आप उनको हिंदी और गणित के संदर्भ में पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमने आगमन विधि को पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ तो आगमन विधि के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में सबसे पहले छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और समझाते हुए हम नियम स्थापित करते हैं, यानी उदाहरण में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर इस विधि में 3 प्रकार के प्रमुख कार्य किए जाते हैं, यानी यह विधि 3 प्रमुख सूत्रों को फॉलो करती है। सबसे पहले बात करते हैं तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब बात करते हैं आगमन विधि के गुण की। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अनुभव होता है, व्यवहारिक और जीवन में यह अधिक लाभप्रद है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। यह विधि छोटी कक्षा प्राइमरी स्टेज पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। उसके बाद नियम स्थापित करते हुए हम संपूर्ण चैप्टर को, विषय वस्तु को पढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा बालकों में विषय के प्रति रुचि बनी रहती है। आगमन विधि के गुण के बाद बात करते हैं दोष की। तो यह विधि धीमी है, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से समझाते समझाते काफी अधिक समय लग जाता है, यानी यह विधि धीमी है, समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम यहाँ पर पूर्णतः सत्य आए ये जरूरी नहीं है। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी हर चैप्टर को आगमन विधि के माध्यम से समझाना संभव नहीं है। बात करते हैं निगमन विधि की। यह विधि आगमन विधि के पूर्णतः विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र या फिर निर्देश दिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको सूत्र विधि के नाम से कहा जाए तो कोई अत्युक्ति वाली बात नहीं होगी। फिर उसे सत्य सिद्ध कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं। क्योंकि नियम होते हैं उनको हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं, जब डिटेलिंग की बात की जाए तो हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं। करते हैं निगमन विधि के गुण की। यह विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरलता एवं शीघ्रता से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कम परिश्रम लगता है एवं समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का भी विकास इस विधि के माध्यम से
किया जा सकता है। अब बात करते हैं निगमन विधि के दोष। तो यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि नियम के माध्यम से सिखाती है और नियम पूर्णतः रटन पद्धति पर आधारित होते हैं। इसमें छात्र नियमों एवं सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते हैं बल्कि उन्हें याद करते हैं। याद करना मतलब यह विधि भी रटन पद्धति पर आधारित है। इसमें मिलने वाला ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि छात्र नियमों के माध्यम से सीखते हैं और नियम रटने पर आधारित होते हैं। ईवीएस की अगली महत्वपूर्ण विधि की बात करते हैं तो वह विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी बिंदु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसको विस्तार से सीखते हैं, डिटेलिंग में सीखते हैं। तो ऐसे में यह विधि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण की। तो समस्या समाधान करने एवं हल खोजने पर बल देती है। जो भी ज्ञान इस विधि के माध्यम से प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और छात्रों को विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। खोज करने की क्षमता का विकास इस विधि के माध्यम से किया जाता है। विश्लेषण विधि के दोष के माध्यम से अध्ययन करने में अधिक समय लगता है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए यह विधि अनुपयोगी मानी जाती है। विश्लेषण विधि की बात करते हैं तो विश्लेषण विधि में हम किसी भी बिंदु को विस्तृत करके, डिटेलिंग में करके, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सीखते हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे उस विषय वस्तु को सीखने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त साबित होती है। कुशल अध्यापकों की इस विधि में आवश्यकता पड़ती है और तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है। अध्ययन शिक्षण की अगली महत्वपूर्ण विधि है संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक मानी जाती है। जैसे कि विधि में सीखा है कि किसी भी भाग और विषय वस्तु या फिर बिंदु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर डिटेलिंग में हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर उस विधि के माध्यम से सीखते हैं। संश्लेषण विधि ठीक उसके विपरीत कार्य करती है। यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक मानी जाती है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो जैसे कि हमने विश्लेषण विधि में पढ़ा है कि हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, जबकि हम ठीक उसके विपरीत ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में जाते हैं। इस विधि में छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर यानी संश्लेषण करके हम सीखते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके उनका संश्लेषण करते हैं और इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए हम अज्ञात की खोज करते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि के गुण की। तो यह सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध विधि है। समस्या का हल इस विधि के माध्यम से जल्दी निकलता है, अर्थात समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति के विकास में यह विधि सहायक होती है और मंद बुद्धि के छात्र होते हैं उनके लिए भी यह विधि ज्यादा उपयोगी रहती है। ज्यादातर विषय की जो समस्याएं होती है वो इस विधि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी यह विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सहायक सिद्ध होती है। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि के दोष की। तो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता यानी ह्यूरिस्टिक या खोज करने की जो क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता है। अर्जित जो ज्ञान होता है वह ज्यादा स्थायी नहीं रहता है। यह विधि विकास में सहयोग नहीं कर पाती है और तार्किक क्षमता और चिंतन शक्ति का विकास इस विधि के माध्यम से नहीं हो पाता है। अगली विधि की बात करते हैं अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। यहाँ पर जो ह्यूरिस्टिक शब्द है जिसका मतलब होता है अनुसंधान या खोज करना, जो कि ग्रीक भाषा के यूरिस्को शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कि मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रांग इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इस विधि की जो खोज की है वो आर्मस्ट्रांग ने की है। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करने या फिर स्वयं कार्य करने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए या फिर छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए भी किया जा सकता है। इस विधि में शिक्षक किसी भी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र ना रह करके स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक बन जाता है, यानी स्वयं सक्रिय होकर के अपनी तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति के माध्यम से खोज करते हुए समस्या का हल निकालता है। अब बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि के गुण की। तो इस विधि के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति और तुलना आदि का विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि छात्रों को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है, यानी यह विधि छात्रों को ज्ञान के लिए खोज करने हेतु प्रेरित करती है, यानी करके सीखने पर फोकस करती है। यह विधि छात्रों को स्वयं कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत इस विधि के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषक यानी खोजकर्ता बन जाता है। खोज विधि के कुछ दोष की बात करते हैं तो यह केवल असाधारण बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी। असाधारण बुद्धि का मतलब यहाँ पर विशिष्ट बुद्धि, जिनके पास यानी प्रखर बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि वाले छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले स्वयं अन्वेषक का कार्य नहीं कर सकते। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनमें तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति यानी खोज करने की शक्ति उतनी विकसित नहीं होती है कि वे समस्या का हल आसानी से निकाल सके। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष एवं सिद्धांतों पर पहुंचा सकती
सकती है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है इतना परिपक्व नहीं होता है कि वे अपनी गलती को आसानी से समझ पाए, अपनी गलती आसानी से निकाल सके। पर्यावरण अध्ययन की अगली विधि है समस्या समाधान विधि। यह विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस विधि के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि के जो जनक माने जाते हैं, अगर प्राचीन काल के अनुसार बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो सुकरात और सेंट थॉमस माने जाते हैं, और अगर आधुनिक काल की बात करें तो इस विधि के जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं। समस्या समाधान विधि मनोविज्ञानी के कॉलर के अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, उस पर कंप्लीटली बेस्ड है। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या हल करने के लिए अपने विचार और सुझाव रखने के लिए बोलता है। छात्र अपने तर्क और निर्णय के अनुसार समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने सुझाव रखते हैं और सुझावों और तर्क शक्ति के माध्यम से समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन से संबंधित नहीं होगी तो बच्चे उनको खोजने या फिर उस समस्या का हल करने में उनको ज़्यादा दुविधा आएगी। इस विधि में समस्या सरल होती है और यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि के गुण की बात करते हैं तो यह एक वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि छात्र स्वयं खोज करते हैं और खोज करते हुए उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर के स्वयं कार्य करते हैं। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास इस विधि के माध्यम से होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास भी इस विधि में हो जाता है। यानी यहाँ पर यह विधि विशेष रूप से छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और समस्या समाधान शक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विधि निम्न स्तर की क्लासों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं रह सकती है, क्योंकि निम्न स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति इतनी विकसित नहीं होती है कि वे समस्या का हल आसानी से निकाल सके। समस्या समाधान विधि के दोस्तों, यहाँ पर पहला दोष है कि यदि समस्या कठिन हो जाए तो बच्चे क्या करेंगे, उस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब छात्रों की विषय के प्रति जो रुचि है वो कम हो जाएगी और विषय से छात्र दूर हटने लग जाएंगे। समस्या समाधान विधि में समस्या जटिल होने पर अधिक समय लगने का खतरा रहता है, यानी अधिक समय लग सकता है। अब बात करते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो यह विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग प्रदर्शन करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट कराता है, और उसमें क्या होती है कि छात्रों की सबकी सहभागिता इसमें रहती है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, भूगोल, कृषि, गृह विज्ञान, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए भी यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो एलिमेंट्री स्टेज पर होता है उसमें साइंस के चैप्टर भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त रहती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही सक्रिय रह करके कार्य करते हैं, यानी अध्यापक प्रदर्शन करता है और छात्र उसको देख करके अच्छी तरीके से समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए यह विधि सबसे अधिक उपयोगी है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के स्वेदीय अंगों का विकास किया जा सकता है, यानी स्वेदीय अंग है उनको सजग किया जा सकता है। इसीलिए इसे बहुस्वेदी शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थी देखता, सुनता और करके सीखता है, और इससे ज्ञान जो प्राप्त होता है वह अधिक स्पष्ट होता है और अधिक स्थायी होता है। इस विधि को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण रखा है। वायु में भार इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए खाली उल्टी बाल्टी पानी की सतह पर रख करके उसे नीचे धकेल कर दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधकर समय लाकर किसी एक गुब्बारे को फोड़ देने से पता चल जाएगा कि वायु में भार होता है। तो यहाँ पर प्रयोग प्रदर्शन विधि के माध्यम से इस चीज को हमने समझा है। तो यहाँ पर जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक स्थायी होगा और एक जीवंत ज्ञान वो छात्रों को प्राप्त होगा। ऐसे में छात्रों की विषय के प्रति रुचि बनी रहेगी और अधिक प्रभावशाली रहेगा। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की लगभग सभी शिक्षण विधियों को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम में बेहद ही मददगार साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।